ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। और आज का हमारा विषय है द्विवेदी युग, यानी कि युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जैसा इस पूरे यूनिट में हमने पढ़ा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने कर्मठ योगदान के द्वारा जो हिंदी भाषा है उसके प्रति अपनी संपूर्ण सेवाएं, अपना जीवन, अपना व्यक्तित्व, अपना कृतित्व समर्पित कर दिया। और इसका जो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है वो उनका सरस्वती पत्रिका का संपादन करना है, जिसके द्वारा उन्होंने जैसा हिंदी को देखना चाहा वैसा कार्य किया है। बाकी जो युग निर्माता की बात है तो उनका जो साहित्य है उसमें व्याप्त चेतनाएं युग निर्माता की दृष्टि को अभिव्यक्त करती है। आचार्य द्विवेदी वस्तुतः आचार्य थे। आचार्य का कार्य मार्ग प्रदर्शन करना होता है। साहित्य में जितने भी आचार्य हुए हैं वे शुद्ध साहित्य का आर्थिक निर्माण नहीं करते, रीति की प्रतिष्ठा नहीं करते, बल्कि वो साहित्य के द्वारा, साहित्य शास्त्र के द्वारा साहित्य की परिपाटियों की शैलियों को विकसित करते हैं। तो प्रायः जितने भी साहित्य शास्त्री हुए हैं उन्होंने इसी दिशा में कार्य किया है। अब हम उसमें संस्कृत के आचार्यों को ले लें। संस्कृत साहित्य में जो साहित्य शास्त्री हुए हैं अभिनव गुप्त, जिन्होंने ध्वन्यालोक का निर्माण किया और ध्वनि की स्थापना की। ध्वन्यालोक के द्वारा उन्होंने जो 4 उद्योतों में उसका विभाजन करते हुए एक जो काव्य शास्त्र लिखा है, तो वहां काव्य क्या है, उसका लक्षण क्या है, काव्य कैसा होना चाहिए, काव्य के कौन कौन से भेद हैं, रस क्या है, इन सब का विवेचन किया है। इसी प्रकार से पादाचार्य हैं, इसी प्रकार से मम्मटाचार्य हैं। मम्मटाचार्य ने अपने काव्य प्रकाश साहित्य शास्त्र के द्वारा काव्य का विवेचन किया, उसकी रीतियों का विवेचन किया। आचार्य मम्मट ने जो साहित्य शास्त्र रचा काव्य प्रकाश, उसको 10 उल्लासों में विभाजित किया। प्रत्येक उल्लास को अपना अपना विषय प्रदान किया। प्रथम उल्लास में काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य का हेतु क्या है, काव्य का कारण क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, ये बताया है। शक्तियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद अगले उल्लासों में शब्द शक्तियां क्या हैं, अर्थ शक्तियां क्या हैं। आगे के उल्लासों में रस क्या है, रस दोष क्या है, अलंकार क्या है, कौन कौन से हैं, शब्द अलंकार कौन से हैं, अर्थ अलंकार कौन से हैं, इन सब का विवेचन किया। और इसी प्रकार से आचार्य वामन हुए हैं, उन्होंने रीति की स्थापना की। आचार्य दंडी है। आचार्य भामहा है, अलंकार शास्त्र लिखा। भरत मुनि है, रस शास्त्र लिखा, नाट्य शास्त्र लिखा। इसी प्रकार से आचार्य कुंतक हैं, उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम की रचना की और काव्य को एक वक्रोक्ति के रूप में व्याख्यायित किया। इसी प्रकार से जो अन्य आचार्य हुए, दशरूपकार हैं, उन्होंने नाट्य शास्त्र क्या है उसके आधार पर एक संक्षिप्त ग्रंथ आचार्य धनंजय ने बनाया, दशरूपक। तो ये जितने भी संस्कृत के आचार्य हुए हैं, इन आचार्यों ने अपना जो श्रमदान दिया है, वो श्रमदान काव्य कैसा होना चाहिए, उसका क्या वैशिष्ट्य होना चाहिए, और वो काव्य किस प्रकार से दोषों से युक्त हो जाता है, क्या अभाव उसमें आता है जो उसमें इतने दोष आ जाते हैं, इन सब का वर्णन किया।
तो इन्होंने जो श्रम किया है वो श्रम काव्य के निर्माण में नहीं दिया, बल्कि काव्य शास्त्र के निर्माण में दिया। और उसके द्वारा इन्होंने इस बात का विवेचन किया कि काव्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, एक उत्तम काव्य का लक्षण क्या होना चाहिए, उत्तम काव्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, उत्तम काव्य की परिपाटी क्या होनी चाहिए, उसकी शैली क्या होनी चाहिए, रीति क्या है, गुण क्या है। तो इन सारे आचार्यों ने अपना जो संपूर्ण परिश्रम किया, जो पूरा अध्ययन किया, वो काव्य के संपूर्ण प्रपंच को हम कैसे प्रस्तुत करें, इसलिए किया। काव्य का सृजन एक अलग विषय है। तो द्विवेदी जी ने हिंदी में भी रीति की स्थापना का ही कार्य किया है। उन्होंने काव्य क्या होना चाहिए और किस प्रकार से उसका सृजन है, इस पर विशेष कार्य किया। उसकी भाषा क्या हो, उसकी बोली क्या हो, हम कैसी भाषा का प्रयोग करें, इसके विषय में उन्होंने अपना विचार दिया। तो आचार्य द्विवेदी का जो प्रयास है, जो उनका परिश्रम है, वो और भी अथक है। क्योंकि काव्य शास्त्रियों ने तो अपने नियम बता दिए, अपने लक्षण कह दिए, अपनी परिपाटियां निश्चित कर दी कि कवि को इस आधार पर अपने काव्य का सृजन करना चाहिए। लेकिन आचार्य द्विवेदी ने ऐसे ऐसे लेखक साहित्यकार ढूंढे जिनमें प्रतिभाएं थीं, और उनके लिखे गए जो कार्य हैं, जो उन्होंने सृजन किया, उस सृजन को द्विवेदी जी ने परिष्कृत किया, परिमार्जित किया और साहित्य निर्माण की कला उनको प्रदान की। तो इसलिए जो द्विवेदी जी का महत्व है वो तो और भी अधिक बढ़ जाता है। साहित्य निर्माण करने वाले जो कवि रहे, जिन्होंने साहित्य का सृजन करके एक काव्य के धरातल पर, एक साहित्य के धरातल पर अपने व्यक्तित्व को स्थापित किया, वो रचनाकार थे, वो अलग थे। इसलिए यदि द्विवेदी जी की मौलिक रचनाओं की खोज में कोई हैरान होकर यह मालूम करना चाहे कि उन्होंने क्या लिखा है, तो ये बड़े धोखे की बात होगी। क्योंकि उन्होंने जो किया है वो तो वास्तव में अपने आप में अद्वितीय है। उन्होंने स्वयं ही सृजन नहीं किया साहित्य का, उन्होंने मात्र अपनी ही लेखनी के द्वारा साहित्य को मंडित नहीं किया, बल्कि हर किसी की कलम को मानो परिष्कृत कर, परिमार्जित कर उस प्रकार का कार्य किया है जो एक माँ अपने बालक को लिखना सिखाते समय करती है। उसकी तख्ती भी पोंछती है, उसकी कलम भी बनाती है और हाथ पकड़ के उसे लिखना भी सिखाती है। उसे उन अक्षरों के आकार और प्रकार का जो स्वरूप है उन्हें ढालना सिखाती है कि उनमें सौंदर्य आ सके, उनमें एक व्यवस्था आ सके। तो वो कार्य द्विवेदी जी ने किया है। अगर हम उस दृष्टि से द्विवेदी जी का मूल्यांकन करें तो युग निर्माता वास्तव में द्विवेदी जी ही हैं। क्योंकि साहित्यकारों को यदि उनके एक सही परिपाटी नहीं दी जाती तो वो तो अपने सृजन की क्रिया में प्रवृत्त थे, और वो सृजन किस दिशा में जा रहा है उसका परीक्षण उसी समय हुआ तो उस सृजन ने एक सही दिशा ग्रहण कर ली। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे एक माँ अपने बालक को जब प्रथम अक्षर लिखना सिखाती है तो हर चीज का ध्यान रखती है, क्योंकि वो उस समय उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर रही होती है। वो पहले अक्षर का जो सांचा है जब उसके हाथों में बस जाता है तो वो सौंदर्य उसकी प्रत्येक लेखनी में, प्रत्येक अक्षर में सुरक्षित हो जाता है और फिर वो गति धारण कर लेता है। तो द्विवेदी जी ने वही कहा। द्विवेदी जी जन्मजात नेता थे। एक नेता यहाँ पर नेतृत्व करने वाला है।
जो नेतृत्व एक माँ अपने बालक का करती है, वो नेतृत्व द्विवेदी जी ने समस्त साहित्यकारों का किया है। जो उस युग के लेखक रहे, जिन लेखकों ने उनकी पत्रिका में अपने लेख दिए, तो उन सब के प्रति उन्होंने मातृत्व भाव से उनको शिक्षा प्रदान की। जो कमियां थी उनमें परिमार्जन किया, परिष्करण किया। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक माँ अपने बालक को न डांटती है न कहती है, जो उसकी कमी होती है उसको सुधार कर उसे बता देती है, और बालक सिर्फ अनुभूति करता है कि हाँ, मैं यहाँ गलत था, ये सही तो माँ ने किया, लेकिन इसका जो संपूर्ण श्रेय है वो मुझ में है। ऐसा कार्य द्विवेदी जी ने किया है उस समय के लेखकों के लिए। बहुत से उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण हैं कि उन्होंने पूरे पूरे जो लेख उनकी पत्रिका के लिए आए, उनका परिमार्जन किया, परिशोधन किया, परिष्करण किया, और उनको उन्हीं लेखकों के नाम से प्रकाशित किया। और जब वो उस मूल लेखक के पास पहुंचे तो उसने अनुभूति की कि ये तो इस सौंदर्य के साथ जो द्विवेदी जी ने मंडित कर दिया, ये तो मैंने दिया ही नहीं था। तो ऐसा ये भाव से द्विवेदी जी ने पत्रिका का संपादन किया, और उस संपादन के साथ जो लेखक थे उन लेखकों की भाषा का, उनके विचारों का, भावों का परिमार्जन किया, और इस प्रकार द्विवेदी युग का निर्माण किया। तो अगर हम उनको कहें कि वो नेता थे, तो वास्तव में थे, उनमें वो नेतृत्व शक्ति थी। मन, वाणी और कर्म से वे सदैव हिंदी के विकास में दत्तचित्त रहे। नवीन परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति उनमें पग पग पर पाई जाती है। मैं एक उदाहरण यहां देती हूं, तो वो उदाहरण है जिस समय एक बार द्विवेदी जी ने स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी जी को नाना फडणवीस पर कुछ लिखकर सरस्वती पत्रिका में भेजने का एक आदेश दिया। तब उन्होंने बहुत अध्ययन किया और लगभग 50 पृष्ठ, जो कि हाफ फुल स्केप शीट पर लिखे हुए थे, उनकी सेवा में भेज दी। और लौटती डाक से उन्हें द्विवेदी जी का पत्र मिला कि आपने यह सरस्वती के लिए लिखा है या ग्रंथ लिखा है, क्योंकि उन्होंने इतने 50 पेज पूरे लिख करके भेजे थे और उन्हें तो एक लेख चाहिए था सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए। खैर, अब किसी तरह उसका उपयोग कर लिया जाएगा। बाद में वाजपेयी के आग्रहानुसार उनकी पांडुलिपि जो है वो द्विवेदी जी ने उनके पास वापस भेज दी। वाजपेयी जी के कथनानुसार प्रत्येक कॉपी के हाशिए पर किनारे किनारे लेख के उतने ही अंश पर पेंसिल से निशान थे जितना लेख के लिए उपयोगी था। बीच बीच में अंग्रेजी में कुछ टीकात्मक वाक्य भी थे जो उनके लेख से प्रभावित होकर के लिखे गए थे। तो ये कार्य द्विवेदी जी ने किया था। आगे वाजपेयी जी जब अपने पत्र का और अध्ययन करते हैं तो 50 पृष्ठों में जो लिखा हुआ अपना जीवन चरित्र वो उन्होंने सरस्वती के 8 पृष्ठों में प्रकाशित देखकर बड़े आश्चर्य का अनुभव किया। वाजपेयी जी ने जब ये देखा कि द्विवेदी जी ने उनके द्वारा भेजे गए 50 पृष्ठों को 8 पृष्ठों में समाहित कर दिया है और उसके लिए एक अक्षर उनसे नहीं कहा, लेख का तार तथा सिलसिला इतना उत्तम बंधा हुआ था, जो तारतम्य था
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो उनके संपूर्ण लेख का एक तारतम्य बांधा, एक बंध बांधा और इतना संक्षिप्त करने के बाद भी जो उसका प्राण तत्व है उसको कुमलाने नहीं दिया, कहीं पर भी विशृंखलता मालूम नहीं होती थी। इतना ही नहीं, अपितु लेख वाजपेयी जी के नाम से ही छपा था और 2 रुपए पृष्ठ के हिसाब से 16 रुपयों का मनी ऑर्डर पुरस्कार भी उनको भेजा गया। वे तो अवाक रह गए कि यह कैसा महान पत्रकार है जो अपने साधारण कृपा पात्र लेखक के प्रति इतना सजग रहता है। तो आप देखिए, ये कार्य कोई युग निर्माता ही कर सकता है। इस कार्य को करने के लिए मात्र भाव जैसा होना आवश्यक है, जिसमें बदले की कोई भावना ही नहीं होती और जो सिर्फ और सिर्फ अपनी संतान के परिष्करण के लिए निरंतर कर्म करती है, वो मातृभाव, वो पितृभाव द्विवेदी जी में अपने लेखकों के प्रति था। सभी जानते हैं कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को द्विवेदी जी की साहित्य क्षेत्र में लाने की और जो मनोयोग पूर्वक उनका पथ प्रदर्शन करने की जो एक कहना चाहिए कि एक बात जो साहित्य में प्रचलित है वो सत्य है। इसके लिए मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं कहा है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो यहाँ पर जो कहा है कवि ने वो उनके गुणों के आधार पर कहा है। तो द्विवेदी जी का जो एक हिंदी भाषा के लिए और उस युग के साहित्यकारों के लिए एक प्रेम है, योगदान है, वो बिल्कुल इसी प्रकार है जैसे एक निर्माता का होता है। वो वास्तव में युग निर्माता है। उनके लिए एक भी शब्द जो है मतलब कि तोल तोल के बोला जाए तो वो भी कम है, क्योंकि उन्होंने साहित्य में नवीन परिवर्तन लाने के लिए पग पग पर मानो कर्मठता दिखाई है और एक ऐसा परिश्रम किया है जो किसी और के द्वारा दुर्लभ है। कविता के रूप और रण दोनों में, रूप और गुण दोनों में उन्होंने युगांतर उपस्थित कर दिया है। उन्होंने लिखा कम किंतु लिखवाया अधिक है। इसे भी हम उनकी सफलता मानते हैं। मैं मैथिली शरण गुप्त जी का उदाहरण दे रही थी। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने जो ये पंक्तियां कही कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो सरस्वती में उनकी हेमंत शीर्षक कविता पहली बार प्रकाशित हुई। उन्होंने देखा कि उसमें इतना संशोधन परिवर्धन हुआ था कि वह उन्हें अपनी रचना प्रतीत ही नहीं होती थी। उनके ये शब्द थे, कहाँ वह कंकाल और कहाँ यह मूर्ति, वह कितनी विकृत और यह कितनी परिष्कृत, फिर भी शिल्पी के स्थान पर मेरा ही नाम लिखा गया है। मुझे अपनी हीनता पर लाज आई और पंडित जी की उदारता देखकर श्रद्धा से मेरा मस्तक झुक गया। अयोग्य देखकर और जानकर भी पंडित जी ने मुझे त्यागा नहीं, सदा के लिए अपना लिया। मुझे बोलचाल की भाषा में पद्य रचने का गुण मिल गया। तो ये थे गुप्त जी के शब्द महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए। अगर देखें तो गुप्त जी ने तो जो शब्द कहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए वो वास्तव में सत्य है। एक एक अगर एक एक बिंदु को लें तो युग निर्माता, युग प्रवर्तक आचार्य द्विवेदी जी का एक मूल्यांकन किया जाना शायद कुछ संभव हो। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक के रूप में उभरे।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2 दशकों का जो काल है वो आधुनिक साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना गया है। कई बार ये बात आई है और सन 1903 ईस्वी से द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन भार संभाला और ये जो संपादन भार उन्होंने संभाला है ये उन्होंने सन 1920 तक इसका निर्वाह किया है। और जो हमारे समक्ष द्विवेदी युग का कालखंड है वो 1900 से 1920 ईस्वी तक का है। इन 2 दशकों में उन्होंने अपने संपादन कृतित्व के बल पर समस्त हिंदी संसार पर अपना एक प्रभुत्व जमा लिया। वो प्रभुत्व उन्होंने कभी प्रदर्शित नहीं किया, वो प्रभुत्व उनके व्यक्तित्व में झलका है, उनके कृतित्व में उतरा है, अवतरित हुआ है। इसलिए इस काल को द्विवेदी युग की संज्ञा दी गई है और ये जो संज्ञा दी गई है ये बिल्कुल 100 आने युक्ति युक्त है, क्योंकि उस साहित्य की सेवा जो द्विवेदी जी ने की वो शायद किसी में करने की क्षमता है ही नहीं। उनके एक एक तत्व को अगर हम प्रदर्शित करें तो पता चलेगा कि वो किस प्रकार युग निर्माता रही है। यहाँ पर कुछ और बिंदु लेते हैं जिनसे कुछ ज्ञात होगा उनके विषय में। तो जो एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है उसके प्रतीक के रूप में उभरे। समाज और संस्कृति के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने जिस नवीन चेतना का प्रसार किया उसका विवेचन करने से पहले ये भी जरूरी है कि हिंदी साहित्य के इतिहासकारों, आलोचकों एवं विद्वानों ने किस प्रकार उनका अवमूल्यन करने का प्रयास किया है। बाबू श्याम सुंदर दास ने सरस्वती में लिखा था कि द्विवेदी जी का महत्व उनके लेखों में नहीं है, उनका महत्व विशेषकर इस बात में है कि उन्होंने भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत करने में सफलतापूर्वक उद्योग किया है। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य के नाम से हिंदी साहित्य का एक इतिहास भी लिखा और उसमें उन्होंने यही लिखा कि द्विवेदी जी की समालोचनाएं भाषा की गड़बड़ी को दूर करने में सहायक हुई हैं। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ इतिहास लेखक हैं वे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। द्विवेदी जी के संबंध में उनकी धारणा भी बाबू श्याम सुंदर दास जी से मिलती जुलती है। शुक्ल जी जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वहां पर कहते हैं कि व्याकरण की गूढ़ता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण, भाषा की अशुद्धियों एवं जो लेखक हैं उनकी गड़बड़ियों को दिखाकर बहुत कुछ उन्हें सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी एवं अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, लेकिन अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि पर पूरा ध्यान दिया। शुक्ल जी अपने इस वाक्य को पूरा करते हुए आगे कहते हैं कि गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। द्विवेदी जी के निबंधों में भी शुक्ल जी ने भाषा की दृष्टि से उसको महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार लिखने की सफलता द्विवेदी जी इस बात में मानते थे कि कठिन से कठिन विषय भी ऐसे सरल रूप में रख दिया जाए कि साधारण समझने वाले पाठक भी उतने बहुत कुछ समझ जाएं जितना कोई विशेष पाठक उनसे समझ पाता है और सीख पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा की सरलता उनके लिए सबसे बड़ी कसौटी थी
और उनके इस वैशिष्ट्य को देखकर शुक्ल जी कहते हैं कि उनके निबंधों में ना तो विचारों की नवीनता मिलती है, ना सूक्ष्मता। द्विवेदी जी अत्यंत समर्थ आलोचक थे, परंतु शुक्ल जी ने उनकी आलोचना को भाषा की दृष्टि से महत्व दिया है। उनका कहना है कि यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके उन्होंने हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया है। यदि द्विवेदी जी ने अगर द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई देती थी, उसकी परंपरा रुकती नहीं। उनके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए। जिनमें भाषा की समझ एवं योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। द्विवेदी जी के संबंध में पहले के विद्वानों ने जो कुछ भ्रम फैलाया था, वह बाद में भी बना रहा, क्योंकि बाद में आने वाले विद्वानों ने उन्हीं के विचारों की आवृत्ति की। उदाहरण के रूप में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं पंडित नंद दुलारे वाजपेयी के विचार देखे जा सकते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक पुस्तक है विचार और वितर्क, इनकी पुस्तक, उसमें द्विवेदी जी की देन शैली शीर्षक से द्विवेदी जी पर लिखित उनका एक निबंध संकलित है, और इस निबंध में उन्होंने उनके युग के अन्य आचार्यों की तुलना में उनकी भाषा शैली को ही महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने लिखा है, जहां और आचार्यों ने अन्य विषयों से साहित्य भंडार को भरा, वहीं द्विवेदी जी ने भाषा को मांझ कर घिस कर उपयुक्त बनाने में सर्वाधिक परिश्रम किया। सच पूछा जाए तो संसार के आधुनिक साहित्य में एक अद्भुत सी बात है कि एक आदमी अपने क्या के बल पर, अपने सच के बल पर नहीं, बल्कि अपने क्या के बल पर नहीं, बल्कि कैसे के बल पर साहित्य का दृष्टा हो गया। डॉक्टर द्विवेदी का यह आश्चर्य निराधार है, क्योंकि द्विवेदी जी वस्तुतः भाषा के बल पर नहीं, बल्कि अपने नए विचारों के बल पर साहित्य सृष्टा बने थे। तो यह अवश्य है कि अपने विचारों को फैलाने में अपनी सरल और व्यवस्थित भाषा से उन्होंने एक आधिकारिक सहायता प्राप्त की थी। तो कहीं कहीं पर हमें बड़े बड़े महान पुरुषों के प्रति भी अनेक प्रकार की आलोचनाएं देखने के लिए मिल जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सत्य तो यह है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी वास्तव में एक युग निर्माता है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो हिंदी साहित्य के सुदृढ़ीकरण के लिए किया। हिंदी साहित्य में उनकी प्रतिष्ठा एक युग निर्माता साहित्यकार के रूप में है। उनके समस्त लेखन कार्य के दो ही मानदंड थे। उन दोनों मानदंडों की यदि व्याख्या की जाए तो ज्ञात होगा कि उन्होंने साहित्य में नैतिकता को अपनाया और सामाजिक उपादेयता को अपनाया। इसलिए उन्होंने रीतिकालीन कविता की जो ऐन्द्रिय श्रृंगारिकता थी, उसकी घोर निंदा की। छायावादी कवियों को उनके उच्छृंखल प्रेमालाप के लिए फटकारा और सरस्वती के लेखकों को उन्हीं विषयों पर लिखने की प्रेरणा दी जिनका सांस्कृतिक महत्व हो और जिनमें राष्ट्रीयता की भावनाएं निहित हो। द्विवेदी जी के पूर्व भारतेंदु युगीन साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का बीज वपन अवश्य हुआ था, किंतु उसका पूर्ण विकास द्विवेदी युग में हुआ। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के भाव जगत का युगीन संदर्भों के अनुकूल परिष्कार किया। रचनाकार का सामाजिक दायित्व उनके लेखक एवं संपादक का प्रेरणा स्रोत रहा।
उन्होंने सदैव राष्ट्रीय भावना के साथ साथ नीति एवं मर्यादा का भी आग्रह किया। भाषा की दिशा में उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली के द्वंद्व को समाप्त करके व्याकरण की दृष्टि से उसका एक मानदंड, एक प्रतिमान स्थापित किया। इसलिए खड़ी बोली इतनी सामर्थ्यवान सिद्ध हुई कि आगे चलकर उसमें छायावादी कवियों ने सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की अभिव्यंजना की। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने अन्य रूपों में साहित्य का नेतृत्व किया। वे सफल साहित्यिक नेता बने। द्विवेदी जी मूलतः एक सुधारक एवं साहित्यिक नेता का बाना पहनकर चले हैं। साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का बीज वपन तो हो गया था, लेकिन उसका अंकुरण पल्लवन द्विवेदी जी ने साहित्य सिंचन से किया। युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य जगत में पदार्पण एक ऐतिहासिक घटना है। तारा बाबू की सरकारी नौकरी छोड़कर साहित्य सेवा का व्रत लेने का उनका निश्चय अकारण नहीं था। उसके पीछे राष्ट्रीयता की उद्दाम भावना तथा जातीय गौरव प्रबल रूप से अभिव्यक्त होता था। राष्ट्रभाषा हिंदी के अव्यवस्थित रूप को सुव्यवस्थित करने की प्रबल उत्कंठा उनमें विद्यमान थी। इस तथ्य की पुष्टि के लिए हम आचार्य द्विवेदी जी के पूर्ववर्ती तथा समकालीन राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त असंतोष तथा साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति पर यदि दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार अपने युग का निर्माण किया। सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम हिंदी प्रदेश में नव जागरण का प्रथम सोपान रहा है। इसका दूसरा सोपान भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है। सन 1868 में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें ब्रिटिश शासन विरोधी लेख प्रकाशित हुए। भारतेंदु के साहित्य के साथ ही साथ उनके समकालीन अन्य साहित्यकारों का कृतित्व भी प्रथम स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित था। इसका प्रमाण यह है कि इस साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद्य लिखा गया है, उतना दूसरी भाषाओं के साहित्य में नहीं मिलता। स्वाधीनता आंदोलन के समय स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की जो लहर आई थी, उसके पीछे उपयुक्त भावना थी। 23 मार्च 1874 की कवि वचन सुधा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें परमेश्वर को साक्षी देकर उन्होंने घोषित किया कि आगे कोई विलायती कपड़ा ना पहनेंगे और ना हिंदुस्तान का बना और ना किसी को पहनने देंगे, केवल और केवल हिंदुस्तान का बना कपड़ा ही पहनेंगे। इस युग में साहित्यकार राजभक्त होकर भी देशभक्त की भावना से ओतप्रोत रहा। इस कुछ विद्वान यह प्रतिपादित करते हैं कि भारत में नवजागरण अंग्रेजी राज की उदारवादी नीति का प्रतिफल है। उनके अनुसार सन 1857 ईस्वी में गदर में सिपाही और सामंत अपने स्वार्थ के लिए लड़े थे। कुछ मार्क्सवादी विचारकों का कहना है कि अंग्रेज भारत के पुराने कला कौशल का नाश कर रहे थे, जिसके कारण कारीगर तबाह हो रहे थे। अतः उन्होंने उसी पुराणपंथी व्यवस्था के लिए संघर्ष किया। किंतु इनके लिए इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है कि ऐसा संघर्ष महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल में क्यों नहीं, तथा इस संघर्ष में कितने कारीगरों ने भाग। हिंदी नवजागरण का तीसरा सोपान महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगियों का कार्यकाल है, जिसे साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से अभिहित किया जाता है। 1900 से 1920 तक का समय द्विवेदी युग का कालखंड है। द्विवेदी जी के साहित्य में राष्ट्रीयता तथा सांस्कृतिक चेतना की जो अजस्र धारा प्रवाहित होती रही है, उसका जो विवेचन है, उसके समय की जो परिस्थितियां हैं, उन सबका अगर मूल्यांकन किया जाए
और जो समय का साहित्य है उसका दिग्दर्शन किया जाए तो ज्ञात होगा कि वास्तव में अगर युग निर्माता कोई है तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। उस समय के साहित्य में ईसाई साहित्य एवं पश्चिमी शिक्षा प्रसार, अंग्रेजों का प्रभाव ये भी देखने के लिए मिलता है। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आंदोलन देखने के लिए मिलते हैं। ब्रह्म समाज का बोलबाला, आर्य समाज, अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलनों पर हिंदी का प्रभाव, किसानों की दशा, उद्योग धंधों का काल, उनका ह्रास, सामाजिक दशा का चित्रण, बहुत सारे विषय हैं जिनको ध्यान में रखकर द्विवेदी जी निरंतर कार्य करते। किसान और कारीगर भारतीय सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के आधार स्तंभ होते हैं। गांवों में निवास करने के कारण ग्रामीण समाज की उन्नति उन्हीं पर आधारित होती है। इस तथ्य को द्विवेदी जी अच्छी तरह जानते थे। उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उन्होंने प्रयास किया। साथ ही भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बुराइयों की ओर भी उन्होंने दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा कि हिंदू समाज में बाल विवाह के फलस्वरूप अनेक बालाएं अपनी युवावस्था के प्रारंभ में ही विधवा हो जाती हैं। फिर परंपरागत धर्माचार के नाम पर इनके साथ में शोषण और अनेक प्रकार की जो दुर्गतियां हैं वो प्रारंभ होती हैं। अनेक प्रकार की दुर्गतियों को इन्हें सहन करना पड़ता है। इस सबसे आहत होकर उन्होंने हिंदू धर्म की कठोर रूढ़ियों के विरुद्ध लेखनी चलाई और विधवा विवाह को धर्म संगत बताया। तो उन्होंने केवल भाषा का परिमार्जन नहीं किया, उन्होंने वास्तव में युग का निर्माण किया। जिस जिस खंड से वहां निर्मिति की आवश्यकता थी उस खंड पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। आचार्य द्विवेदी के पूर्व भारतेंदु युगीन कवियों ने भी समाज की अधोगति को अनेक चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन द्विवेदी जी की विशेषता यह है कि उन्होंने समाज के विविध अंगों पर लेखनी नहीं चलाई, उन्होंने उनमें प्रकाश उत्पन्न किया। कान्य कुब्ज ब्राह्मणों के धर्माडंबर, बाल विधवाओं की दुरावस्था और ठहरौनी की कुप्रथा ने उन्हें विशेष प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप बाल विधवा विलाप, कान्य कुब्ज, अचला विलाप तथा ठहरौनी आदि रचनाएं प्रकाश में। उन्होंने वास्तव में अपने युग की निर्मिति के लिए कार्य किया। हर दृष्टि से द्विवेदी जी युग निर्माता हैं। साहित्य के इस उबड़ खाबड़ क्षेत्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का पदार्पण हिंदी साहित्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। वस्तुतः आधुनिक गद्य और पद्य की भाषा के परिमार्जन, संस्कार एवं परिष्कार का इतिहास यदि आचार्य द्विवेदी के अद्भुत पांडित्य एवं कर्मठता का इतिहास माना जाए तो इसमें अत्युक्ति नहीं होगी। हर रूप में, हर दृष्टि से, हर छोर से वो युग निर्माता के रूप में ही सामने आए हैं। इसीलिए युग निर्माता द्विवेदी जी के संबंध में इससे अधिक प्रशंसा क्या हो सकती है कि प्रकृति का एक नियम है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने वालों की संख्या आज भी अधिक है। यत्र तत्र इसके अपवाद भी हो सकते हैं, पर द्विवेदी जी के युग निर्माता पद को, उनके अखंड नेतृत्व को, उनके आचार्यत्व को हिंदी के किसी कोने में अब तक चुनौती नहीं मिली और आगे भी नहीं मिलेगी। बाकी ईश्वर इच्छा।
तो कुल मिलाकर अब इस संपूर्ण जो ये ब्लॉक है, ये यूनिट है, जो द्विवेदी युग पर और विशेषकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पर आधारित थी, इसको अगर सार रूप में बांधा जाए तो द्विवेदी जी युग प्रवर्तक ही नहीं, महान युग प्रवर्तक पुरुष नायक रहे हैं। और सरस्वती में राजा रवि वर्मा और ब्रजभूषण राय चौधरी आदि के चित्रों को रंगीन ब्लॉकों में प्रकाशित कर युवक कवियों से उन पर कविताएं लिखवाते थे, उन्हें नए नए विषय देते थे। खड़ी बोली चित्रों पर काव्य रचना का यह नया प्रयोग बहुत सफल सिद्ध हुआ, जिसका स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना सरल होता। सूती पूजा के बाद निर्गुण ब्रह्म की कल्पना अपेक्षाकृत आसान लगती है। थोड़ी बहुत भक्ति एवं अध्ययन के बाद गीता का ज्ञान भी बचने लगता है। ठीक इसी प्रकार इन स्थूल चित्रों को सामने रखकर काव्य रचना के बाद उन्हें कल्पना चित्रों के निर्माण में सफलता मिली। आगे चलकर छायावादी काव्य में जो बिंब विधान और सूत्र विधान की बहुलता दिखाई पड़ी, उसके पीछे द्विवेदी जी का सूत्र विधान। यहाँ यह अप्रत्यक्ष भले ही रहा हो, इस प्रकार हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्षों के साहित्यिक विकास और प्रगति के मंत्रदाता, पुरोहित, जीवनदाता, प्राणदाता, युग निर्माता द्विवेदी जी थे और यह युग वास्तव में द्विवेदी युग ही था। इस युग के जो संपूर्ण कर्ता धर्ता हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। उनके किसी भी दृष्टिकोण से उनके वैशिष्ट्य पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो वास्तविक रूप से अपने युग के निर्माता हैं, अपने युग के सर्जक हैं और उनका संपूर्ण साहित्य हिंदी साहित्य जगत का सूर्य है। धन्यवाद।